हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अपने कंटिन्यू करते हैं इस जनरल साइंस की जो प्रैक्टिस सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हैं और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। तो जो लास्ट लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक के जो फिज़िक्स, सबसे पहले अब इसमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिज़िक्स के क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने प्रैक्टिस की थी। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं और आज क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो इसमें पूछा गया नहीं है, यानी कि कौन एक सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ की पूछे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। जो इसमें है वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ ही हैं, जबकि एक जो ऐसी इसमें राशि दी गई है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। तो कौन सी है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो जो ऑप्शन ए है संवेग, ये भी एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी वेग, ये भी एक सदिश राशि है। और ऑप्शन सी कोणीय वेग, तो ये भी एक सदिश राशि है। जबकि अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी, द्रव्यमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अदिश राशि है, तो इनमें कौन सी अदिश राशि है वो हमें पहचानना। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज़ की बात की गई है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बलागुण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऊर्जा। जो ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। जबकि अगर हम यहाँ ऑप्शन बी और सी की बात करें, जैसे कि बलागुण और संवेग, तो ये दोनों सदिश राशि हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इसमें भी यहाँ सदिश राशि पूछी गई है। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए संवेग। जहाँ संवेग एक सदिश राशि है, जबकि दाब और ऊर्जा और कार्य ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। तो आपने देखा होगा ये सदिश और अदिश जो राशियाँ, इनसे बहुत सारे सवाल बनने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं, और ये तो इवन IAS 1997 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आप विश्वास कर सकते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने इस कंप्लीट सीरीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो भले ही वो, क्योंकि इसमें हज़ारों प्रश्नों की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऐसी कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। तो ऑप्शन ए जो विस्थापन ये भी एक सदिश राशि है, ऑप्शन बी वेग ये भी सदिश राशि है, ऑप्शन सी बल ये भी सदिश राशि है। जबकि अगर बात करें ऑप्शन डी की तो एक सदिश राशि नहीं है, और इसमें नहीं ही पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी आयतन। ठीक है। जो सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में मैंने आपको पहले बताया, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज़रूरी होती है, जबकि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है बल्कि उनकी कोई निश्चित या उनमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। यहाँ पे फिर एक बार सदिश राशि पूछी गई है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। तो यहाँ तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा जो ऑप्शन ए है वेग, वो एक सदिश राशि है। आप इतने सारे प्रश्नों का पीछे से अभ्यास करते आ रहे हैं तो अब आपको देखते ही समझ में आने लगा होगा कि वेग एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है, समय भी अदिश है और लंबाई भी अदिश है। क्योंकि द्रव्यमान के साथ दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, समय के साथ भी और लंबाई में भी, क्योंकि लंबाई
कुछ भी हो सकती है, जबकि वेग एक निश्चित दिशा में ही होता है। तो मैं इसके साथ दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी है। और आपको एक और यहाँ पे जानकारी बताऊँ, जैसे हम किसी भी सदिश राशि को लिखते हैं, माने कि ये है, तो इसके ऊपर हम ये एरो का चिन्ह लगा देते हैं जो इसको सदिश राशि को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, जबकि अदिश राशि को नॉर्मल इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। व्युत्पन्न परिमाण यानी कि ड्राइव्ड। तो आपने देखा ही होगा कि जो राशियां हैं वो दो तरह की होती हैं, एक व्युत्पन्न होती हैं और एक मूल, यानी कि मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों को फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों को ड्राइव क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो जो मूल राशियां होती हैं वो अपने आप में पहले से ही विद्यमान रहती हैं, जो कि 7 हैं, उनको वो स्वतंत्र अपने आप में उनको बनाया नहीं जा सकता। जबकि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो ऐसी राशियां होती हैं जिनको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी सहायता से बनाया जा सकता है, यानी कि उनको व्युत्पन्न किया जा सकता है, ड्राइव्ड किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि फंडामेंटल कौन सी है इनमें से। ऑप्शन ए घनत्व, तो एक व्युत्पन्न राशि है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। जबकि आयतन ये भी व्युत्पन्न है, और ऑप्शन डी चाल, तो ये भी व्युत्पन्न है, तो ये भी गलत। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी द्रव्यमान, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। और मैं इस क्वेश्चन नंबर 30 के रिगार्डिंग एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ आपको कि जो राशियाँ हैं, ये व्युत्पन्न राशि और जो मूल राशियाँ हैं, तो इनके जो मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होते हैं। और जो मूल मात्रक और मूल राशियाँ हैं वो 7 हैं, यानी कि 7 मूल राशियों के मात्रक 7 मूल मात्रक हो गए। जबकि इनके अलावा जितने भी मात्रक हैं, जितनी भी राशियाँ हैं और उनके मात्रक हैं, वो सब व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो इसमें आपको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि इसका सही सूत्र कौन सा है। तो सबसे पहले हमें त्वरण का पता होना चाहिए। तो त्वरण होता क्या है, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि हमें इसे dv/dt कह सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा कह दो इसको, डेल्टा v/Δt। तो जो डेल्टा v होगा वो क्या होता है, ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है किसका, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का। तो v माइनस u और समय तो t। तो आप इसे देख सकते हैं किससे मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए बराबर v माइनस u/t। जहाँ ये जो v है ये अंतिम वेग है और जो ये u है ये प्रारंभिक वेग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से ऐसी कौन सी भौतिक राशि आ जाएगी अगर इनका अनुपात निकालें। अनुपात का मतलब ये होता है कि इनको बटे में रखें, जैसे संवेग, यहाँ पे लिखते हैं संवेग और इसके बटे में वेग। तो आप देखेंगे कि जैसे संवेग है तो संवेग को क्या लिख सकते हैं हम, द्रव्यमान, मतलब m गुणा वेग, और इसको वेग को वेग ही रहने देंगे और वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, m, यानी कि द्रव्यमान। तो कौन सी राशि की प्राप्ति हुई, m की, यानी कि द्रव्यमान की। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विमा mlt की पावर t की पावर -2 किसके अनुरूप है। तो यानी कि ये किसकी विमा है, ऑप्शन ए बल की, ऑप्शन बी किए गए कार्य की, ऑप्शन सी त्वरण की, ऑप्शन डी वेग की। तो अगर आपको इनकी विमाएँ याद हैं तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो वैसे जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो mlt की पावर -2 है ये बल की विमा है। अगर त्वरण की बात करें तो ये होगी lt की पावर -2। अगर वेग की बात करें तो lt की पावर -1, और अगर कार्य की बात करें तो ml² t की पावर -2। तो इस तरह से आप भी इन्हें याद कर सकते हैं। अगर आप
आपको इतनी सारी याद नहीं हो तो आपको ये विमीय सूत्र बनाने आने चाहिए। तो जिससे क्या एग्ज़ाम में किसी भी टाइप की विमा पूछ ली जाए तो आप उसे आसानी से कर सकें। वैसे जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो कार्य, बल, इन्हीं की, या वेग, चाल, इन्हीं की विमा या त्वरण की यही पूछी जाती है मोस्टली। तो अब ये 4-5 तो आपको एज ए फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, मतलब रटी हुई होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो आपने भी खूब सारा झूला झूला होगा अपने बचपन में, तो आप उसी को एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कोई लड़की है वो एक झूले पे झूला झूल रही है। और जब आप भी ऐसे ही करते होगे कि अगर आपको जो झूले की वो स्पीड बढ़ानी हो तो क्या होते थे कि खड़े हो जाते थे, उस झूला पे जहाँ बैठते थे वहाँ खड़े हो जाते, तो उससे क्या कि जो झूले की स्पीड थी वो बढ़ जाती थी। तो ये हमने स्थिति एज्यूम कर ली, अपने माइंड में सोच लिया कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो लेकिन इसमें पूछा गया कि दोलनों का आवर्तकाल, तो उसके दोलनों के जो आवर्तकाल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आवर्तकाल का मतलब होता है जैसे यहाँ ये रस्सी बंधी हुई है, झूला है, यहाँ है, तो ये इस टाइप से जाता है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक आने जाने में एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको आवर्तकाल टी कहते हैं, ठीक है। और ये जो टी होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है L/G, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब लड़की खड़ी हो जाती है, यहाँ जो उस पर बैठा है वो खड़ा हो जाता है, उससे क्या है कि जो उसका सेंटर पॉइंट है वो ऊपर हो जाता है, और जो जहाँ पे उस रस्सी जहाँ पे बंधी हुई है और उससे और उस सेंटर पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ जब L कम होगा तो ये T क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है L के। जब L कम होगा तो ये T भी कम होगा, तो इससे क्या है कि जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। अगर इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला से, तो आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ है उससे सोच सकते हैं कि जैसे हम खड़े हो जाते थे झूले पर, तो उससे क्या झूले की स्पीड बढ़ जाती थी। अगर झूले की स्पीड बढ़ जाएगी तो वो कम टाइम में एक चक्कर लगा देगा, तो इससे क्या इसका कम हो गया आवर्तकाल, मतलब टाइम जो एक चक्कर में लगा रहा था वो अब और कम हो गया, और स्पीड से अब चक्कर लगाने लगा झूला। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर कभी एग्ज़ाम में आपके सामने ऐसी कंडीशन होती है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस तरीक़ा से भी इसको कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि घूर्ण करती एक गोल मेज़ पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। यानी कि जैसे ये मेज़ है और ये राउंड राउंड घूम रही है। जैसे आपने कभी शादियों में जयमाला वाला सीन देखा हो, तो वहाँ पे आजकल ये वाला सिस्टम होने लगा है कि वो जो जयमाला वाली स्टेज होती है वो राउंड राउंड एक सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है। और मेज़ पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज़ के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो इसका सही जवाब वो है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। तो आप देखें कि जो उसका जो कोणीय वेग है वो एक साथ कम हो जाएगा जैसे ही वो लड़का आकर बैठ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो नहीं, इसमें त्वरण भी है और भी सारे कई ऑप्शन है। तो दोबारा पढ़ते हैं, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो वेग है उसे 2v कर दिया जाए 2 गुना, तो उसका या उसके ऑप्शन ए त्वरण दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी भार 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें से क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, तो हमें देखना है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो गतिज ऊर्जा का ही सूत्र, जैसे गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ v की जगह 2v पुट कर देते हैं तो 1/2 गुणा m गुणा 2v², तो इसमें क्या है कि ये 4 हो जाएगा इसकी जगह, और उस 4 को हम जैसे आगे ले लें और इसको बाकी को ऐसे ही लिख दें mv²। तो ये जो पहली गतिज ऊर्जा थी इसमें 4 और आगे से मल्टीपल हो गया, मतलब तो उसकी जो गतिज ऊर्जा वो कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे इसमें फॉर्मूले v² था, आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते थे। v की जगह जैसे 2v रखेंगे तो v तो स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 2 का 2 दूनी 4, मतलब तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और ये UPPCS 2013 में पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं जो प्रश्नों का लेवल है वो ऐसा है कि अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कंप्लीट सीरीज़ की, उसके बाद आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप एग्ज़ाम को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। तो यहाँ बेसिकली द्रव्यमान यानी कि मास और भार वेट, मतलब द्रव्यमान मास हो गया और भार वेट हो गया, तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उन्हें तो और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है पता करना। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का अगर वो 1 kg द्रव्यमान की है तो वो पृथ्वी पे भी 1 kg की है, चंद्रमा पे भी 1 kg की है, मतलब ऑल ओवर द यूनिवर्स आप उसे कहीं भी ले जाइए उसका जो द्रव्यमान है वो समान रहेगा। अगर भार की बात करें, जो वेट की बात करें, तो वेट जगह जगह पे चेंज होता रहता है। सपोज करो अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार कुछ है तो चंद्रमा पे उस वस्तु का भार कुछ और होगा, क्योंकि जो भार होता है वो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है या चंद्रमा का गुरुत्वीय बल तो उससे प्रभावित होता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान फिक्स होता है और भार परिवर्तनीय होता है, यानी कि बदलता रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो द्रव्यमान है यानी कि मास है वो फिक्स रहता है, और अगर बात करें भार की, वेट की, तो ये चेंज होता रहता है। तो आप देखो इसमें कौन सा सही आंसर है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन ए न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो आपको बताना है कि ये कौन सा न्यूटन का कौन सा नियम है या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम है। तो आपको बताना है क्या है। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लीजिए कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। तो अगर आपने न्यूटन के गति विषयक नियम तीनों पढ़े हैं तो आपने जो उसका पहला लॉ पढ़ा होगा, जो पहला रूल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या लिखा है कि कोई भी वस्तु अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बना रहना चाहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही बनी रहने चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, यानी कि न्यूटन की गति विषय प्रथम नियम। तो ये फर्स्ट लॉ है। तो आप इसको याद रखेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये हमारे डेली टू डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको एकदम मगअप कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है रेलवे में, RRB जो TC होता है ना, टिकट कलेक्टर, या और ये क्या CC, इन दोनों में आया हुआ है चेकिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। तो इसमें पूछा है कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो हम यहाँ बल और त्वरण दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। तो आपने पता होगा कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है ma के, यानी कि F बराबर ma भी हम कह देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो F है वो a के क्या अनुक्रमानुपाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्या कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो इनको बता ही रहा हूँ कि जो इसका सही आंसर क्या है और कैसे है, मैं विद रीजन बता रहा हूँ। तो आप भी अपने कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने सही हैं आपने, वो भी आप साथ के साथ गिनते रहें और लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताएं कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं।
ठीक है, और यहाँ फिर मेरे इतने गलत हुए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध बल है। ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, और बी में है कि लगे हो सकते हैं, ऑप्शन डी है कि का परिणाम यानी कि जो संबंध बलों का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पहले हम न्यूटन के तीसरे नियम को ही समझ लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन बना था न्यूटन के गति के जो फर्स्ट लॉ था उससे, अब ये थर्ड लॉ से बन गया, और इससे पहला जो F बराबर m था ये सेकंड लॉ से बना। तो इसलिए ये तीनों जो नियम है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखेंगे, इनको याद रखेंगे, और इनकी क्या क्या एप्लीकेशन, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो तो आपको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो तीसरा नियम ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर जैसे आगे की ओर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी पीछे की ओर उतना ही फोर्स लगाती है, तो इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे अगर बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है जब गोली निकलती है, तो उसी प्रकार से ये उसका ये एग्जांपल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप 4 स्टेटमेंट दे दिए। ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, तो गलत। ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, तो ये भी गलत। ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तो ये सही है। और इसके बाद ऑप्शन डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं, तो ये भी गलत। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। बस यही है अभी जो हमने बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ, यह है। ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको प्रथम नियम भी बता दिया, तो वो तो क्या था, जड़त्व का, तो ये गलत हो गया। और जो सेकंड लॉ बताया था द्वितीय नियम वो था F बराबर m में, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन जो तृतीय नियम बताया था हमने कि उस पर बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, एक प्रतिक्रिया होती है, एक्शन पे ही एक रिएक्शन होता है, तो उसे तृतीय नियम कहते हैं। तो इसका यही सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो डी तो ऑटोमेटिक गलत हो गया फिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो देखो अभी इन न्यूटन के जो गति के नियम, इनसे कितने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो यहाँ किसी भी क्वेश्चन का छूटने की कोई संभावना नहीं है। किसी भी टॉपिक पर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस यहाँ हैं, और यहाँ हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका, अगर आप इसे सीरीज़ को तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जल में तैरना, तो आपने देखा होगा जैसे कि जल में, जैसे ये जल है और यहाँ अगर हम तैरते हैं तो क्या है कि हम हाथों से पानी को धक्का देते हैं, तभी तो, यानी कि जैसे नाव चलाते हैं तो उसमें भी क्या, चंपू जो होता है उससे पानी को धक्का देते हैं, जबकि पानी फिर अपोजिट उसको नाव को धक्का देता है। तो ऐसे ही हम पानी को डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं अपने हाथ से, उसको धक्का देते हैं और पानी हमें डिस्प्लेस कर देता है। तो ये किसका हो गया, ये न्यूटन के गति का थर्ड लॉ हो गया, यानी कि तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कोई पिंड या वस्तु तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है। तो यह आपको पता ही होगा, अभी इतनी देर से मैं बताया जा रहा हूँ कि जो न्यूटन के तीनों नियम हैं उनमें से ये एक है, और ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, किसका, जड़त्व वाला, तो ये उसी का। तो इसमें ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इनमें से तो किसी का कोई मतलब ही नहीं बनता तीनों का, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए न्यूटन। तो ये तो आपको बिल्कुल रट गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ सत्य कथन पूछा है, और आप कभी भी जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ये ध्यान रखना कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। कभी कभी जल्दबाजी में जोश में आके पूछा सत्य होता है और लगा के सत्य वाला आ जाते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत करना, घर आने के बाद बहुत दुख हुआ। तो इसमें पूछा है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है,
ऑप्शन बी द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन सी तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखो जो पहला नियम है वो है जड़त्व का, ठीक है, और जो दूसरा है F बराबर m a, तो इसी से बल की परिभाषा यानी कि F की परिभाषा यहीं से निकल के आती है F बराबर m a, ठीक है। और तृतीय जो है संवेग संरक्षण, तो भी ये सेकंड लॉ से ही है ना कि तृतीय, तो ये भी गलत हो गया। पहला ही जड़त्व का था, इससे बल की परिभाषा नहीं निकलती, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया, यानी कि द्वितीय नियम से ही बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है F बराबर m a से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का और क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो देखो थोड़ा ट्विस्ट करके यहाँ पे सवाल पूछा गया है। आपको लगेगा कि सवाल में क्या पूछ लिया, लेकिन पूछा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पिंड के उस गुणधर्म मतलब उस क्वालिटी की बात की जा रही है जिसमें क्या कि वो यहाँ सीधा चल रहा है या एक समान गति से किसी चल रहा है, तो उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का वो विरोध करता है। मतलब उसको कोई उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन करना चाह रहा है, यानी कि वो चल रहा है या खड़ा है, तो उसमें अगर कोई परिवर्तन करना चाह रहा है तो वो उसका विरोध करता है। तो यह कौन सा गुणधर्म है, कौन सी क्वालिटी है उसकी? ऑप्शन है गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुलभार, ऑप्शन डी अक्रियता। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जड़त्व। तो जड़त्व का नियम ही तो यही कहता है कि अगर कोई वस्तु जो जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में बना रहनी चाहिए, चाहे भले ही वो गति की में हो चाहे वो स्थिर हो, अगर जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। और जब बाहरी बल कार्य करता है तो वो उसका विरोध भी करती है, तभी तो उस पर जब विरोध करती है तो उस पर फोर्स और लगाया जाता है। जब फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो वो उसकी जो कंडीशन होती है, जो उसकी स्थिति होती है, उसको परिवर्तित कर देती है। आपने देखा भी होगा नॉर्मल लाइफ में, जो मजबूत होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो दूसरे की कंडीशन को बदल देता है। तो ठीक है, तो आज ये आपके 45 तक क्वेश्चन हो गए हैं और आई होप कि आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे और आप इनका रेगुलर अध्ययन भी करेंगे। थैंक यू।